नमस्कार मित्रों। पूर्व की कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया और हिंदी भाषा में लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ कौन सा है, इसके बारे में हमने चर्चा की। मोटे मोटे तौर पर हमने चर्चाएं की, क्योंकि हमने बस उन्हीं बिंदुओं को लिया जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन्हीं बिंदुओं को लिया और इसको विस्तार से और आगे भी पढ़ेंगे। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल की विशेषताओं के बारे में। आदिकाल की रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की विशेषताएं यानी कि मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कि आदिकाल में जो रचनाएं हुई, उन रचनाओं में कहीं प्रामाणिकता के आधार पर उनमें संदेह किया गया है और कहीं कुछ विद्वान उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं और कुछ विद्वान उनको प्रामाणिक नहीं मानते हैं और कुछ विद्वान उनको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तीन प्रकार के, जैसे कि रासो साहित्य में इस प्रकार की तीन धाराएं कवियों के विचारों की मिलती है: प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक। लेकिन इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आदिकाल की मुख्य बिंदुओं, जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आदिकाल जैसा कि संदेह का काल रहा है, अलग अलग नामों से इस काल को जाना जाता है। इस काल को कोई वीरगाथा काल कहता है, कोई प्रारंभिक काल कहता है, कोई आरंभिक काल कहता है, कोई बीज बपन काल कहता है, कोई सिद्ध सामंत काल कहता है, कोई आधार काल कहता है, कोई शून्य काल कहता है, कोई सिद्ध सामंत काल कहता है, कोई चारण काल कहता है और कोई आदि काल कहता है और कोई इसको जय काव्य काल कहते हैं और कोई अंधकार काल कहता है। अनेक नामों से इस काल में इसके नामों की इसमें संदेहता बनी हुई है। तो मित्रों, इस काल में विशेष रूप से तीन धाराओं वाले ग्रंथों की रचनाएं जो मिलती हैं, रासो साहित्य मिलता है और सिद्ध काव्य मिलता है, नाथ काव्य मिलता है और चरित काव्य मिलता है, अर्थात जैन साहित्य भी इस काल के में मिलते हैं। तो आज हम इस आदिकालीन विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी मोटे मोटे तौर पर चर्चा करेंगे कि आदिकाल की क्या विशेषताएं रही हैं। तो सबसे पहले आदिकाल में सबसे पहले आती है कि आदिकाल में लिखे गए ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। आदिकाल में लिखे गए ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। इसमें, इन ग्रंथों में ऐसी कोई भी बात प्रमाणित नहीं होती है जो इतिहास के छिपे हुए पन्नों को खोल सके। तो इस प्रकार से इस काल में पूर्णतः ऐतिहासिकता का अभाव पाया गया है। दूसरी विशेषता आती है इस काल की कि इसमें युद्धों का सजीव वर्णन है। युद्धों का सजीव वर्णन। तो मित्रों, इस काल की
ये मुख्य विशेषताएं रही हैं कि इस काल में युद्धों का सजीव वर्णन है। अब सजीव वर्णन कैसे युद्धों का, क्योंकि उस समय के जो राजा, जो महाराजा जो होते थे और उनके जो दरबारी कवि जो होते थे, आश्रय कवि जो होते थे, वो कवि जो है उनके क्योंकि वो जो कवि उनके दरबार में होते थे वो खुद एक योद्धा, एक सामंत होते थे, तो वो जो है राजा के साथ साथ में युद्ध क्षेत्रों में वो जाया करते थे। तो युद्ध क्षेत्रों में वो राजा का साथ भी देते थे, वो युद्ध भी लड़ते थे और वहां का आंखों देखा हाल जो वो है अपनी काव्य रचनाओं में जो है करते थे। इसलिए इस काल में जो है युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है। काल्पनिकता का बहुत कम जो है प्रचार इस काल में मिलता है, क्योंकि जो राजा होते थे, राजाओं के साथ में जो आश्रयदाता कवि होते थे वह स्वयं सामंत और योद्धा होते थे, तो वो राजाओं के साथ में उसी प्रकार से जो है योद्धा का प्रमाण देते थे और वहां के युद्धों का और दुश्मनों का और राजा का यानी कि पक्ष विपक्ष का दोनों तरह से जो है वो आंखों देखा हाल जो है अपनी रचनाओं में जो है किया करते थे। तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इस काल में जो है युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है। इसके बाद तीसरी विशेषता आती है अधिकांश ग्रंथों की प्रामाणिकता में संदेह। अधिकांश ग्रंथों की प्रामाणिकता में संदेह। इस काल की एक और विशेषता है कि इस काल के जो अधिकतर जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ जो है उनकी प्रामाणिकता में संदेह किया जाता है, उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखा, उस ग्रंथ में भी जो है कहीं ना कहीं उसकी प्रामाणिकता में संदेह है। तो इस काल की एक विशेषता ये आ जाती है कि इस काल के जो ग्रंथ थे वो ग्रंथ अधिकांशतः जो है उनकी प्रामाणिकता में जो है संदेह किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन और प्रामाणिकता में संदेह। अगली विशेषता आती है वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता। वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता। अधिकांश आदिकालीन काव्य में जो है वीर रस का प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं जो है श्रृंगार का भी जो है उसमें प्रयोग किया गया है, क्योंकि राजाओं के युद्ध क्षेत्र में राजाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए जो आश्रयदाता कवि होते थे, जो आश्रय कवि होते थे, वो उनकी वीरता का इतना बखान करते थे, इतना बखान करते थे कि या जो है राजा जो है युद्ध क्षेत्र में मर मिटने के लिए जो है तैयार हो जाता था। तो वीर रस और श्रृंगार रस में भी जो है राजा के कई जो है उनके प्रेम प्रसंगों को जो है इस काल में उतारा गया है। तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आती है कि ये इस काल में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। और पांचवा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब इस काल में आदिकालीन काव्य के जो कवि थे वो आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, क्योंकि वो उनके मुख्य दरबारी कवि होते थे, उनके सामंत होते थे, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके ये कवि वर्ग जो है युद्ध करते थे। तो इनका ज्यादा से ज्यादा समय जो बीतता था वह राजाओं की प्रशंसा करना, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना जो है उनका जो है मुख्य लक्ष्य बन गया था। क्योंकि इस काल में सामाजिक जन चेतना के कार्य को
किसी भी प्रकार से महत्व नहीं दिया है और देश काल को किसी भी प्रकार से महत्व नहीं दिया है। उस समय की जो राज्यकालीन जनता होती थी उनको किसी भी प्रकार से महत्व नहीं दिया है। इन ग्रंथों में जो है युद्धों का वर्णन करना और वीर राजाओं की प्रशंसा करना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना ही मुख्य लक्ष्य जो है उनका बन गया था। और साथ राष्ट्रीयता का अभाव। तो मित्रों, जब इस काल के जो कवि होते थे, जब वो राजाओं के दरबार में होते थे और राजाओं के साथ साथ उनका जीवन भी ऐश्वर्य से जो है बीतता था, उनका जीवन भी जो है विलासिता में बीतता था, तो ऐसी स्थिति में वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, राजाओं के साथ युद्ध में जाते थे। लेकिन इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि इस काल में राष्ट्रीयता का अभाव पाया जाता है। क्योंकि उस समय जो है भारत के जितने भी जो राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होने के कारण एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे और वो सब मिलकर के, ये छोटे छोटे राज्य टुकड़े मिलकर के इन्होंने कभी भी एकता का जो है भाव नहीं दिखाया। इस कारण से इस भारत पर जो है समय समय पर विदेशी जातियों के आक्रमण होते रहे हैं। यदि उस समय सभी राजा एकजुट, एक समान, एक भाव, एक विचारधारा की मालाओं में जो है मालाओं में रह करके यदि वो इन विदेशी जातियों का जो है उन विदेशी जातियों से यदि युद्ध करते थे तो निश्चित रूप से जो भारत के इतिहास के पन्ने आज कुछ और तरीके से लिखे हुए होते। लेकिन एक राज्य ने दूसरे राज्य का यहाँ पर साथ नहीं दिया, इसलिए राष्ट्रीय एकता का अभाव जो है इसमें रहा, संपूर्ण एकता का अभाव इसमें रहा, और जिसका खामियाजा जो है विदेशी जाति के पैर यहाँ पर जम गए। मुगल शासक से लेकर के जो है अंग्रेज शासक तक भारत पर जो है इसी फूट के कारण और इसी राष्ट्रीय एकता के कारण जो है अंग्रेज लगभग यहाँ पर 300 वर्ष तक शासन करते रहे। तो मित्रों, इस काल की सबसे मुख्य विशेषता ये रही है कि इस काल में राष्ट्रीयता का अभाव रहा है और अधिकांश रासो काव्य में कल्पना की प्रधानता है। रासो काव्य में कल्पना की प्रधानता है। अब अगली विशेषता यह आ जाती है कि इस आदिकालीन काव्य में इस समय जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो काव्य लिखे गए हैं, उन काव्यों में जो है कल्पना की प्रधानता का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि उस समय के जो काव्य लिखे गए उनमें युद्धों का तो सजीव वर्णन किया गया, लेकिन श्रृंगार का जो वर्णन किया गया उसमें कहीं ना कहीं कल्पना की जो है प्रचुरता दिखाई देती है। क्योंकि जैसे कि पृथ्वीराज रासो को मान लिया जाए, उसका जो भाग है तो उसका जो प्रथम भाग है वो प्रथम भाग पूरी तरह से जो है काल्पनिक बताया गया है। उसके दो भाग हैं, एक भाग में ऐतिहासिकता बताई गई है, दूसरे भाग में यानी कि हिरेमन तोते का उड़ना और उसमें कई प्रकार की ऐसी कल्पनाएं बताई गई हैं। तो इस काल के जो अधिकांश ग्रंथ रहे हैं, अधिकांश काव्य रहे हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण जो है कल्पना की प्रधानता पाई जाती हैं। इसके बाद डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग आदिकाल में डिंगल और पिंगल शैली का जो है प्रयोग किया गया है।
डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग इस काल में किया गया है और इस काल में विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। आदिकालीन काव्य के ग्रंथों में बहुत प्रकार के छंदों का प्रयोग जो मिलता है और चंद्रबरदाई ने तो पृथ्वीराज रासों में इतने छंदों का प्रयोग कर दिया है कि जो है उसे छंदों का अजायब घर तक कहा जाता है और जो है पृथ्वीराज रासों को छप्पयों का सम्राट, छंदों का सम्राट जो है कहा जाता है। तो इस काल में जो है अधिकतर जो काव्य लिखे गए हैं वो जो है उन काव्यों में विभिन्न प्रकार के छंदों का जो है प्रयोग मिलता है। तो मित्रों, आदिकाल के महत्वपूर्ण बिंदु कि आदिकाल में लिखे गए ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव पाया गया है और युद्धों का सजीव वर्णन इस ग्रंथों की विशेषता रही है, उस समय के कवियों की विशेषता रही है और अधिकांश ग्रंथों की प्रामाणिकता पर संदेह है। पृथ्वीराज रासों को तो 3 भागों में प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक वाले 3 वर्गों में विचार जो है विद्वान बटे हुए हैं। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता का प्रयोग यहाँ पर जो है किया गया है और आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना अर्थात राजाओं के साथ में जो है रहना और राजाओं के गुणों का गान करना, यही कवि का मुख्य उद्देश्य उस समय बन गया था। और अधिकांश राष्ट्रीय भावनाओं का उस समय अभाव था और छोटे छोटे टुकड़े राज्य में बटे हुए थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय एकता का परिचय न दे करके जो है विदेशी जातियों के आक्रमण को जो है उन्होंने बुलावा दिया। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता की भावना जो है यहाँ पर नहीं पाई जाती है। और इस काल के जो अधिकांश रासो काव्य हैं वो काव्य जो है ज़्यादातर कल्पना, उन काव्यों में ज़्यादातर कल्पना की प्रधानता है। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग इस का समय किया गया है और इस काल में जो है विभिन्न प्रकार के छंदों का भी जो है प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, ये थी आदिकालीन विशेषताएं। अब हम रासो काव्य की जो है विशेषताएं के मुख्य बिंदुओं को जो है पढ़ेंगे। आदि रासो काव्य की विशेषताएं। रासो काव्य की विशेषताएं। तो मित्रों, इस काल में जैसे रासो काव्य लिखे गए, सिद्ध काव्य लिखे गए, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य इस काल में लिखा गया, जैन साहित्य इस काल में लिखा गया और रासो साहित्य जो है इस काल में लिखा गया है। अब रासो काव्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं, विशेषताओं पर जो हम चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता आ जाती है वीरता की प्रवृत्ति। रासो काव्य में जो है वीरता की प्रवृत्ति मुख्यतः पाई जाती है और इसके बाद आती है रासो काव्य में श्रृंगारिता की प्रकृति। रासो काव्य में श्रृंगारिता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। काव्य में श्रृंगारिता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और इस काल में युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया गया है। रासो काव्य में युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है और सजीव वर्णन किया गया है। तो मित्रों, जैसे कि आदिकालीन विशेषताओं में हम लोगों ने पढ़ा कि आदिकालीन काव्य में जो है युद्धों का वर्णन, सजीव वर्णन किया गया है। तो रासो काव्य में कवियों द्वारा युद्धों का आंखों देखा हाल और युद्धों का सजीव वर्णन जो है किया गया है। इसके बाद आता है आश्रयदाताओं का
आश्रयदाताओं का यशोगान करना। ये आदिकालीन विशेषताओं में भी अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि रासो काव्य की निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु असत्य है या सत्य है। रासो काव्य की विशेषताओं में पूछ ली जाती है। तो आश्रयदाताओं का यशोगान, इस काल का ये जो रासो साहित्य था ये पूरी तरह से दरबारी साहित्य था, क्योंकि कवि लोग राजाओं के आश्रय में रहते थे, उनके दरबार में रहते थे, तो उन्हीं का गुणगान करते थे। तो स्वाभाविक है कि इस काल का जो काव्य था, रासो साहित्य जो था, वो पूरी तरह से दरबारी साहित्य था। और रासो साहित्य दोनों प्रवृत्तियों में पाया जाता है। ये मुक्तक काव्य के रूप में भी पाया जाता है, मुक्तक काव्य और प्रबंधात्मक काव्य के रूप में भी काव्य, दोनों प्रकार के जो है काव्य इस काल रासो साहित्य में मिलते हैं। तो रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है कि वीरता की प्रवृत्ति, रासो काव्य में श्रृंगारिता की प्रवृत्ति, और काव्य में, रासो काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं का यशोगान, दरबारी साहित्य, मुक्तक काव्य और प्रबंधात्मक काव्य जो है रासो काव्य की मुख्य विशेषता है। इसके बाद आता है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, अब हमने रासो साहित्य की विशेषता, क्योंकि 4 प्रकार के जो है काव्य उस समय जो है लिखे गए हैं, रासो काव्य, जैन काव्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। ये आदिकाल में 4 प्रकार के जो है काव्य जो है मिलते हैं। तो सिद्ध साहित्य में पहली विशेषता बनती है कि शास्त्रीय ज्ञान का विरोध, शास्त्रीय ज्ञान का विरोध। सिद्ध साहित्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सिद्धों ने जो है बाहरी आडंबर और जो है शास्त्रीय ज्ञान है उसका पुरजोर से जो है उस समय विरोध किया है। तो सिद्ध साहित्य की एक विशेषता बनती है, सिद्ध जो है शास्त्रीय साहित्य का विरोध, और शास्त्रीय चिंतन के आधार पर, शास्त्रीय चिंतन के आधार पर अनुभूति पर बल, यानी कि शास्त्रीय जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों का जो अध्ययन न करने के बजाय उन्होंने स्वयं अनुभूति के माध्यम से प्राप्त ज्ञान पर जो है सिद्ध साहित्यों ने बल दिया या सिद्ध कवियों ने बल दिया है। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान का जो है पुरजोर से विरोध किया है। और तीसरी विशेषता आ जाती है तांत्रिक साधना पर बल। सिद्ध साहित्य जो है, सिद्ध कवि जो थे वो तांत्रिक जो है साधना पर उन्होंने अधिक बल दिया। तंत्र मंत्र जादू टोना से जो है को अपना करके उन्होंने जो है एक अलग पंथ, एक अलग धारा की स्थापना की। और इन तंत्र मंत्र जादू टोना से उस समय समाज इतना भयावह हो गया था कि लोग इनसे जो है परेशान होने लग गए थे। तो इसी के परिणाम फलस्वरूप जो है नाथों में जो है इसका कुछ जो है परिवर्तन जो है दिखाई देता है। तो सिद्ध साहित्य या सिद्ध कवियों की एक विशेषता रही है कि इन्होंने जो है तांत्रिक साधना पर बहुत बल दिया। ये जंत्र मंत्र जादू टोना आदि पर जो है बहुत विश्वास करते थे।
नारी सहवास को, नारी सहवास को, नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानना। देखो मित्रों, ये जो सिद्ध साहित्य थे, इन्होंने अपनी साधना में जो है नारी के स्थान को सर्वोपरि स्थान दिया है। इनकी साधना में नारी जो थी वो किसी भी प्रकार की बाधा नहीं थी। इन्होंने उस साधना के अंतर्गत नारी सहवास को जो है उत्तम माना है, लेकिन इन्होंने जो है पूरी तरह से जो विवाह की जो प्रथा है उस विवाह को ये नहीं मानते थे। ये सिर्फ ये मानते थे कि जो है नारी जो है साथ में रहना और नारी के साथ में जो है पूरे दिन बिताना, ये उस समय के कवि और सिद्धों की मुख्य प्रवृत्ति रही है। इसलिए इन्होंने अपने जो है तंत्र मंत्र जादू टोना से जो सिद्धियां इन्होंने प्राप्त की हैं, उनमें जो है नारी सहवास का भी इन्होंने जो है मुख्य रूप से जो है उसको सही माना है। और लेकिन ये विवाह प्रथा पर जो है विवाह करने के ये घोर विरोधी थे। ये विवाह के घोर विरोधी थे, लेकिन नारी को इन्होंने अपने जो है साधना मार्ग में जो है सही माना है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, निरीश्वरवादी थे। देखो, सिद्ध जो है ये नास्तिक थे, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, ये जो है पूरी तरह से जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, ये निरीश्वर थे। लेकिन इसके विपरीत जो नाथ थे, नाथ साहित्य में नाथ कवि थे, वो ईश्वरवादी थे, वो ईश्वर को मानते थे। लेकिन जो है सिद्ध जो है ईश्वर को नहीं मानते थे। तो ये पूरी तरह से क्या थे? निरीश्वरवादी थे। तो सिद्ध निरीश्वरवादी थे। गुरु का स्थान उच्च माना गया। तो सिद्धों ने गुरु की महिमा का भी बखान किया है, गुरु का आत्मसम्मान किया है, और गुरु का स्थान इन्होंने सर्वोपरि माना है। लेकिन नाथ साहित्य में उन्होंने गुरु का स्थान जो है वो सिद्ध साहित्य से भी ज़्यादा जो है ऊंचा माना है। तो एक अन्य विशेषता यह है कि जो है गुरु का स्थान जो है सिद्ध साहित्य में या सिद्ध कवियों ने जो है सिद्धों ने माना है। और सिद्धों की रचनाएं अर्धमागधी अपभ्रंश में हैं। सिद्धों की रचनाएं अर्धमागधी अपभ्रंश में हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है पथभ्रष्टहीन भाषा, अर्थात टूटी फूटी भाषा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, जिसका विकास हुआ है। और सिद्धों की रचनाएं अधिकतर मुक्तक शैली में लिखी हुई हैं। सिद्धों की रचनाएं मुक्तक शैली में हैं या रची गई हैं, मुक्तक शैली में रची गई हैं। और श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता इस साहित्य की विशेषता है। तो श्रृंगार व शांत इस सिद्ध साहित्य की मुख्य विशेषता है। सिद्ध साहित्य की मुख्य विशेषता है। स्वाभाविक है कि इन्होंने नारी सहवास को जो है उत्तम माना है, तो श्रृंगार रस तो उसमें जो है आना ही है। इसके साथ में जादू टोना करके सिद्धियां प्राप्त करना, तो ये जो है शांत रस में मौन बैठ करके सिद्धियां प्राप्त करना, तो है शांत रस भी होना स्वाभाविक है। तो इस काल में जो है शांत रस
और श्रृंगार रस की जो है प्रधानता रही है इस साहित्य में। विवाह प्रथा में अनास्था, इस सिद्ध साहित्य में विवाह के प्रति अनास्था का भाव है, अनास्था का भाव है और सिद्धों ने सहज मार्ग पर बल दिया है, सिद्धों ने सहज मार्ग पर बल दिया है। इनका जो है मार्ग कठिन नहीं था, बड़ा सरल मार्ग जो है इनका था। और ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद और कर्म कांडों का पूरी तरह से इन्होंने खंडन किया है। ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद और कर्म कांडों का इन्होंने खंडन किया है। और नाथों ने भी जो है ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, कर्मकांड और जाति वर्ण व्यवस्था का जो है पूरी तरह से खंडन किया है। तो गोरखनाथ ने भी इनका विरोध किया और इसी का प्रभाव जो है कबीरदास भक्ति काल में जाते जाते कबीरदास पर पड़ा। तो उन्होंने भी इस प्रकार की जो है कर्मकांडों, ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव आदि का भी उन्होंने जो है खंडन किया है। सिद्धों की भाषा संध्या या संध्या भाषा थी। सिद्धों की भाषा संध्या या संध्या भाषा थी। इनकी भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है, अर्थात मिली जुली जो है जुड़ी हुई भाषा जो है इनकी कहा जाता है। तो मित्रों, ये थी सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। तो आदिकाल की विशेषताएं, रासो साहित्य की विशेषताएं और सिद्ध साहित्य की विशेषताओं में जो है आज हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। सिद्धों में विवाह के प्रति अनास्था का भाव दिखाई देता है। वो नारी सहवास को आवश्यक मानते थे लेकिन विवाह को आवश्यक नहीं मानते थे और बड़ी सहज भावना से, बड़ी सहज यात्रा से जो है सिद्धियां प्राप्त कर ली जाए, ऐसा इनका सहज मार्ग था। सहज यान के सहज के प्रवर्तक जो है कहे जाते हैं ये। और सिद्धों की भाषा संध्या या संध्या भाषा थी। गुरु का सम्मान जो है गौरवपूर्ण और सर्वोपरि जो है सिद्धों में माना है और नाथों ने भी माना है। सिद्धों की रचनाएं अर्धमागधी अपभ्रंश में रचित हैं और सिद्धों की रचनाएं मुक्तक शैली में रचित हैं और श्रृंगार व शांत सिद्ध साहित्य की मुख्य जो है विशेषता रही है। शास्त्रीय ज्ञान का इन्होंने पुरजोर से विरोध किया। ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद का इन्होंने जो है खंडन किया है और नारी सहवास को इन्होंने भक्ति मार्ग में या सिद्ध मार्ग में आवश्यक माना है। और ये निरीश्वरवादी थे और सिद्ध निरीश्वरवादी थे और नाथ ईश्वरवादी थे। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है हम लोगों ने चर्चा की है और जैन साहित्य और नाथ साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की विशेषता लेकर के फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।